नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और एपिसोड के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने जो है इंडिया की एक रिफाइनरी नयारा रिफाइनरी के ऊपर जो है सैंक्शन लगा दिए हैं। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि किस तरीके से पीओके के अंदर जो है मसूद अजहर को देखा गया है। इंटेल की रिपोर्ट आई है कि सकारदू एक जगह है पीओके के अंदर, मतलब आप जो गिलगिट बल्किस्तान से, मतलब जो सियाचिन की जो एकदम टॉप पहाड़ी है वहां से आप उतर के पाकिस्तान की जो पीओके वाली तरफ जाएंगे तो वहां पर वो एक रीजन आ जाता है। तो उस लोकेलिटी के अंदर जो है मसूद अजहर को देखा गया है। तो अगर हम हमारी पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं तो वो ये है कि यूरोपियन यूनियन ने भारत की तरक्की को रोकने के लिए भारत की ग्रोथ रेट को एक बैरियर के तौर पे बैरियर लगा दिया उस ग्रोथ रेट के ऊपर। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत की एक रिफाइनरी नयारा रिफाइनरी के ऊपर जो है सैंक्शन लगा दिए हैं। अब इसी रिफाइनरी को क्यों चुना गया है, बाकी रिफाइनरी के ऊपर क्यों नहीं लगाए सैंक्शन? देखिए, असल में हिंदुस्तान में बहुत सारी 30 से 24 जो है बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं। उन बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में जो नयारा रिफाइनरी है, इसी के अंदर रशिया की एक कंपनी है रॉसनेफ्ट, उसका 49% लगभग शेयर है। तो इसी रिफाइनरी को टारगेट करते हुए इसके ऊपर जो है यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगा दिए हैं। मतलब अब ये यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश को, मतलब वहां पे जो 30 लगभग उस यूरोपियन यूनियन में देश है, वहां के किसी भी देश को अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। रिफाइनरी के अंदर कच्चा तेल आता है, क्रूड ऑयल आता है, उसके बाद वहां पे पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल, नेचुरल गैस, पता नहीं ना जाने बहुत सारी चीजें उस रिफाइनरी के अंदर बनती है। और वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स उस रिफाइनरी में बनते हैं वो वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोर्ट होते हैं। भारत इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा था कि हम रशिया से सस्ता तेल खरीदते थे, क्रूड ऑयल खरीदते थे, और उससे हम जो एक रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते थे और पूरे यूरोप को, अफ्रीका को, अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे। अब इसके ऊपर जो है यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगा दिया। तो ये एक ग्रोथ रेट ही है कार्तिक कि आपने भारत की ग्रोथ रेट को रोक दिया है। बिल्कुल, अपनों ने कल भी LAC के अंदर इस चीज के बारे में बात की थी कि यूरोपियन यूनियन खुद की गलती तो देख नहीं रहा है और इंडिया की, चाइना की, ब्राजील की, इनकी गलतियां देख रहा है। और इन गलतियों को देखते हुए अब यूरोपियन यूनियन ने भारत की एक ऑयल रिफाइनरी के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। अब इस ऑयल रिफाइनरी के अंदर जिस तरीके से विनम्र ने बताया कि 49% स्टेक जो है रशिया की एक कंपनी के, तो इसके पीछे मेन कारण यही है। वो बताना चाहते हैं इंडिया को कि अगर आप रशिया से किसी भी तरीके का ताल्लुकात रखते हैं तो हम आपको भी टारगेट करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि यूरोपियन यूनियन खुद को टारगेट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन जितना 3 महीने के अंदर, जितना भारत 3 महीने के अंदर तेल लेता है ना रशिया से, उतना यूरोपियन यूनियन 1 महीने के अंदर ले लेता है। एक आफ्टरनून में ले लेता है। एक आफ्टरनून के अंदर ले लेता है। तो बहुत ज्यादा तेल तो यूरोपियन यूनियन अकेला खुद कंज्यूम कर रहा है रशिया से। हमने पहले वीडियो के अंदर बताया था कि नेचुरल गैस कंज्यूम करता है, हर चीज कंज्यूम करता है यूक्रेन के नीचे से। जिस यूक्रेन के ऊपर बात चल रही है कि यूक्रेन के ऊपर युद्ध शांत होना चाहिए, यूक्रेन के ऊपर युद्ध शांत होना चाहिए, उस यूक्रेन की सरजमीन के नीचे से यूरोपियन यूनियन ने नेचुरल गैस की पाइपलाइंस निकाल रखी हैं और उस पाइपलाइन के जरिए रशिया से नेचुरल गैस लेता है। तो ये सब चीज़ें यूरोपियन यूनियन खुद को तो देख नहीं रहा, अब इंडिया को टारगेट कर रहा है। इससे पहले अपन लोगों ने देख रहा था कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका मिलकर, ये सब मिलकर चाइना को टारगेट कर रहे थे, टैरिफ चिल्ला रहे थे, लेकिन चाइना डरा नहीं। और अब मेरे हिसाब से इंडिया को भी घबराना नहीं चाहिए अब। लेकिन मेन बात ये कि सैंक्शन तो लगा दिए, यानी कि जो ऑयल प्रोडक्ट्स, जैसे विनम्र ने बताया कि ऑयल, कच्चा तेल आता है, फिर उसके ऑयल प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ऑयल प्रोडक्ट्स अब इस रिफाइनरी के अगर यूरोपियन यूनियन में जाते हैं तो ये महंगे बिकेंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये जो महंगा बिकने का सिलसिला है, ये यूरोपियन यूनियन को ही फटका पड़ने वाला है इसका। उनकी जनता को इनके प्रोडक्ट्स महंगे लगने लगेंगे। हाँ, अगर हम विषय पे वापस आ जाते हैं तो जो यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस लगा रहा है भारत के ऊपर, वो इस चीज को दर्शाता है, बताता है कि आप इंडिया की ग्रोथ रेट में रुक रहे हैं। भाई, आप खुद तो रशिया से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन इंडिया नहीं खरीद सकता। इंडिया अगर उसको तेल को, क्रूड ऑयल को खरीद के रिफाइंड प्रोडक्ट बना रहा है तो हम खुद भी कंज्यूम कर रहे हैं और आप भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ हमारी देश के उसके लिए गतिविधि के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है, वो आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपसे वो भी महसूस नहीं हो रहा। क्योंकि और बेसिक सा पॉइंट क्या है, इनसे रशिया नहीं संभल रहा, और जब आपसे रशिया संभल ही नहीं रहा तो आप जो है उन नेशंस को काउंटर कर रहे हैं जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं, जिससे वो अब रशिया पे दबाव बनाए, ये एक ट्रेंड बन जाए। अब यूरोपियन यूनियन में क्या होगा, अब ये ट्रेंड बन जाएगा, वो आइडेंटिफाई करेंगे कि रशिया की कंपनीज का किन इंडियन कंपनीज के अंदर स्टेक है। वो आज उन्होंने रिफाइनरी के ऊपर, एक रिफाइनरी के ऊपर सैंक्शन लगाए, कल वो न जाने किसी और चीज के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। तो ये ट्रेंड बन जाएगा।
और जैसे ये ट्रेंड बन जाएगा उससे भारत की ग्रोथ रेट के अंदर इफेक्ट आएगा। और अगर हिंदुस्तान अपने लॉज और अपने नॉर्म्स के अनुसार अगर यूरोप की कंट्रीज पर सैंक्शन लगाने लग जाए तो पूरा यूरोप एकदम से एकदम कलेक्टिव हो जाएगा और फिर हाय वो ये सब चीजें करना चालू हो जाएगी। और अगर अपन इसको देखते हैं तो इंडिया को टारगेट करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके अंदर अमेरिका खुद भी शामिल है। हाल ही में देखने को मिला कि अमेरिका और इंडिया दोनों के पीछे ट्रेड डील फाइनल होने वाली है। तो अमेरिका कह रहा है कि जो एग्रीकल्चर और डेयरी इंडस्ट्री है उसके अंदर हमको आप एक्सेस दे दो, वहां पर जाकर हम हमारा दूध बेचेंगे, सब्जियां बेचेंगे, ये सब बेचेंगे। लेकिन अमेरिका की अगर दूध की बात करें तो अमेरिका की दूध की बात करते हैं तो अमेरिका की जो गायें हैं वहां पर अमेरिका उनको मांस वाला चारा खिलाता है, यानी कि वो नॉनवेज ही चारा होता है। तो जो गाय जो दूध देती है वो भी एक तरीके से नॉनवेज ही कंसीडर किया जाता है, तो उसको इंडिया का मार्केट तो वैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये बात अगर आ जाती है तो सरकार को भी और जनता के पीछे भी असमंजस जैसी स्थिति हो जाएगी। और रही बात वाली क्रॉप की, तो क्रॉप के लिए आप कुछ समझा रहे थे। हाँ, क्रॉप के लिए तो यही है ना, वो बेसिकली ये जो चीज है ना जो आप बता रहे हो, ये कल हम एक संडे को एक एपिसोड लेकर आ रहे हैं यूएस अमेरिका वर्सेस अमूल के ऊपर। उसके अंदर हम इस चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन आउट करेंगे कि किस तरीके से अमेरिका जो है इंडिया के अंदर जो डेयरी और एग्रीकल्चर वाला जो आपने सेक्टर बोला उसके अंदर घुसना चाहता है, और भारत सरकार ने चुपचाप बोल दिया कि आपको इस मामले में बात ही मत कीजिए, ये अलाउड ही नहीं है। इस देश में एग्रीकल्चर सिर्फ यही देश के लोग और इसी देश की जो जनता है वो बैठ के एग्रीटेक और एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी। हमें किसी और देश की कोई जरूरत नहीं है। हमें आपकी हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप्स की, आपके दूध की, आपके चारे की, आपके गायों की, आपके इक्विपमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने पास रख लीजिए। लेकिन अगर हम इस टॉपिक पर वापस आते हैं यूरोपियन यूनियन वाला, तो ये भारत की ग्रोथ रेट पे एक सिंपल सेंटेंस के अंदर यही है कि ये भारत की ग्रोथ रेट पे एक बैरियर है। रशिया को कोई काउंटर नहीं होने वाला है, ये भारत की ग्रोथ रेट पे एक बैरियर है। लेकिन आज के हम दूसरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जहां पर मसूद अजहर को पीओके के एक रीजन जिसका नाम है सकारदू वहां पर देखा गया है। और जो मसूद अजहर को वहां पर देखा गया है वो इस चीज को दर्शाता है कि जो पाकिस्तान क्लेम करता रहता है कि मसूद अजहर की तो हमें लोकेशन नहीं पता है, हमें पता होता तो हम भारत को दे देते, हमें कुछ नहीं पता है कहां पर चुप के बैठे करते थे, ये मिथ एक बर्स्ट हो जाता है। दूसरा, अगर इंटेल रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर मसूद अजहर की बातें निकल रही है तो हमें पता है लगभग कि वो कहाँ है। एक मीडिया रिपोर्ट हम बहुत टाइम से इस चैनल के ऊपर बार हर दूसरे तीसरे चौथे वीडियो के अंदर क्लेम करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि बहावलपुर के अंदर जो मसूद अजहर का ही टेरर बेस है जहां पर भारतीय एयरफोर्स ने जो है वहां पर अटैक किए थे, उस टाइम पर उसको नस्ते नाबूद किया था, उसको मिट्टी में मिला दिया था, वो वापस से एक्टिवेट हो चुका है, उसको रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल मेरा कार्तिक यही है कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे हैं? हम अभी भी ऐसे क्यों बैठे हैं कि हम रिटेलिएशन करेंगे, हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स क्यों नहीं कर रहे? हाल ही में आपने देखा ना कि किस तरीके से इजराइल ने जब सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के उस मंत्रालय के ऊपर अटैक करा था तो एक विजुअल सामने आया था। उसके बाद इंडिया के अंदर ये बात उठने लग गई थी कि ऐसे विजुअल पाकिस्तान से क्यों नहीं आ रहे। हो सकता है आए होंगे लेकिन वो किस तरीके से वीडियो नहीं बनी होंगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अब ऐसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स होनी चाहिए। आप देखेंगे द रेजिस्टेंस फ्रंट जिसने पहलगाम अटैक को अंजाम दिया था, फिर उसकी जिम्मेदारी भी ली थी लेकिन बाद में जिम्मेदारी हटा भी दी थी। लश्कर का एक वो छोटा ग्रुप है, उसी का ही एक छोटा विंग है, तो उसको अमेरिका ने भी अब आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया प्रॉपर तरीके से, पूरी दुनिया उसको सीरियसली लेगी। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका से बुलवाने के अंदर भी इंडिया को इतनी मशक्कत लग गई। खूब सारे ऑफिसर्स इंडिया के होंगे जिन्होंने मशक्कत की होगी, सरकार ने मशक्कत की होगी, रोजाना कॉल पे बात करते होंगे, वहां पे मिलते होंगे, रात तक जगते होंगे। यानी कि उस चीज को कंडेम कराने के लिए, उस चीज को कंसिडर कराने के लिए, वहां पर ये चीज बताने के लिए कि इसको घोषित कर दो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कि आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन है, ये चीज मनवाने में कितना समय लग गया आप देख सकते हैं। सवाल ये है कि अब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की कैसे जाए। देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि जहां तक अपन देखते हैं भारत सरकार कोई ना कोई बहाना ढूंढेगी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज तक मेरे को नहीं लगता कि भारत सरकार या फिर इंडियन आर्मी और इंडियन डिफेंस ऑफिसर्स तो केपेबल हैं कभी भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करने के लिए। लेकिन भारत सरकार को बहाना चाहिए। भारत सरकार एक बहाना देखेगी, उनको पता चलता है कि सकारदू के अंदर मसूद अजहर दिख रहा है तो फिर उनको बहाना चाहिए कि हम सकारदू के अंदर अटैक करें। अगर सकारदू में कल नहीं दिखता है, कल को लाहौर में दिखता है, तो उनको फिर से एक बहाना चाहिए, वो तभी अटैक करेंगे। जहां तक मेरे को लगता है इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके पास इतनी अभी तक वो नहीं आई है छवि, जो 56 इंच का सीना बताते हैं कि हमारा है, लेकिन वो तब आता है जब इनके ऊपर कुछ होता है। अब जैसे ये हुआ है तो आप यहाँ पर अननोन गनमैन को यूज कीजिए, आप कोई ब्रह्मोस छोड़िए, आप कोई मिसाइल छोड़िए, लेकिन आप छोड़िए जरूर। मैं मैप में देख रहा था कि सकारदू कितना बड़ा है, तो सकारदू ज्यादा बड़ा नहीं है, उसके अंदर भी इसकी एक जगह आ रही थी, वहां पर एक रोड है, उस रोड की लोकेलिटी के अंदर ये आ रहा है, तो वहां पर भी आप कुछ ऐसी बात नहीं कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं आप ढूंढ नहीं सकते। और मेरे हिसाब से अगर इजराइल को पता है कि किस बिल्डिंग से आधे
संदेश निकल रहे हैं, इसराइल को लग रहा है कि किस बिल्डिंग के बेसमेंट के अंदर हथियार छुपा रखे, तो मेरे हिसाब से सकारदू जो छोटी सी जगह है वहाँ पर भी इंडियन गवर्नमेंट को, इंटेलिजेंस को पता होगा कि आखिर मसूद अजहर कहाँ छुपा हुआ है। तो इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से अटैक होना चाहिए, अननोन गनमैन का इस्तेमाल करना चाहिए। जैश ए मोहम्मद के यानी जो सरगना है मसूद अजहर नहीं तो मसूद अजहर के जो राइट लेफ्ट में लोग बैठते हैं उनको निपटाओ, कुछ ना कुछ तो ऐसा निपटाना करना पड़ेगा इस साल के अंदर अंदर, वरना ये मामला काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि पहले पहलगाम अटैक भी आसानी से हो गया, फिर आपको समय लग रहा है द रेजिस्टेंस फ्रंट को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आतंकवादी संगठन घोषित कराने में। आप साइड बाय साइड ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहाँ पर फील्ड मार्शल बन जाते हैं, फिर जाके डोनाल्ड ट्रंप से जाके मिलते भी, उनके साथ लंच भी करते हैं, और उसके बाद है अपन को ये सब समय लगता है। उसके बाद में सकारदू के अंदर जैश ए मोहम्मद का ये सरगना दिखता है, उसके बाद कल को ये कहीं और दिखेगा, तो ये टाइम लंबा खिंच जाएगा। टाइम लंबा खींचे, ये साल निकले, इससे पहले इसको खत्म करना चाहिए। जी बिल्कुल कार्तिक, ये बहुत सही है कि आपको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी पड़ेगी। आप बैठे रहेंगे, रिटालिएशन की सोच में रहेंगे, आपके पास, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, देखिए ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान until unless you kill each and every पाकिस्तानी इज अ गुड, फिर हमारे लिए वो बढ़िया चीज़ है कि भाई नाउ इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर अस कि आपने एक एक पाकिस्तानी को मार दिया, तो टेररिज्म हैज बीन एराडिकेटेड फ्रॉम दिस ग्लोब। लेकिन until unless you can't do this, आपके पास एक प्लान होना चाहिए। पहला तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का, दूसरा ये कि अगर 10 बजे भारत के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो 10:15 पे उसका रिटालिएशन हो जाना चाहिए। मैं वो खबर पहले देखना चाहिए कि इंडिया रिटालिएट्स टुवर्ड्स अ टेररिस्ट अटैक डन बाय पाकिस्तान। वो खबर पहले मेरे फोन पर, वो खबर पहले इंफॉर्मेटिव वॉरफेयर के अंदर आगे घूमनी चाहिए, रादर देन वो खबर कि पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक किया, बाद में पाकिस्तान ने माफी मांग ली, बाद में पाकिस्तान ने एक नैरेटिव पुश करना शुरू कर दिया, चाइना ने उसकी मदद करना शुरू कर दिया, फिर जाके हम सोचते हैं कि चलिए अब अटैक कैसे करना है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं, नो डाउट, लेकिन वो जितना जल्दी होगा, प्रीएम्प्टिव होगा, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा इस देश के लिए और इस देश के लोगों के लिए। बाकी आप सभी लोगों की इन दोनों खबरों के ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।